एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पीएचडी का एप्लीकेशन फॉर्म आया है। 22 और 23 का सेशन है। 10 मार्च का नोटिफिकेशन है। 2 अप्रैल 2023 लास्ट डेट है फॉर्म को भरने की। ये डेट्स मैंने आपको इसलिए बताई शुरुआत में क्योंकि बाद में डेट बताना भूल जाता हूँ या कुछ गलती से गलत हो जाता है। 31 डिपार्टमेंट हैं और लगभग 100 के से ज़्यादा सीटें आई हैं। सीटें कम कम हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जिनका भी चयन होगा यूनिवर्सिटी में पीएचडी में, सभी को मिलेगी छात्रवृत्ति यानी कि इस फेलोशिप। ठीक है। और दूसरा, एंट्रेंस एग्जामिनेशन सभी बच्चों को देना है, सभी कैटेगरी के बच्चों को देना है। और चाहे आपने कोई विशेष प्रकार की प्रवेश परीक्षा पास करके यदि आए हैं तो भी आपको प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही एडमिशन मिलेगा। यानी कि नोटिफिकेशन का पहला भाग, किसी प्रकार का एग्जाम्शन किसी को नहीं दिया गया है अप्लाई करने के बाद एडमिशन में। ठीक है। यूनिवर्सिटी का नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ त्रिपुरा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ त्रिपुरा, इसकी हम बात आपसे कर रहे हैं। नोटिफिकेशन लगभग 7 दिन पहले ही आया है वेबसाइट पर। सीटें आपको सबसे लास्ट में बताएंगे, लेकिन कुछ जरूरी बातें उसका ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। यदि आप पीजी के 4th सेमेस्टर में है या 3rd सेमेस्टर में है, 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है या वेटिंग है, या 4th सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है या वेटिंग है, तो अप्लाई आप 100% कर सकते हैं। आपने अपना पीजी, चाहे आपका एमए हो, एमकॉम हो, एमएससी, आपने इंडिया में कहीं से भी किया है, चाहे रेगुलर माध्यम से किया है, चाहे डिस्टेंस माध्यम से किया है, चाहे ओपन से किया है, प्राइवेट से किया है, किसी सेंट्रल से किया है, स्टेट से किया है, डीम्ड से किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अप्लाई कर सकते हैं। एक सवाल और आएगा आगे, जो एक लास्ट वीडियो में आया था कमेंट बॉक्स में एक बच्चे का, कि वो दूसरे राज्य में है और किसी और राज्य में पीएचडी का फॉर्म आया था। तो हम अगर किसी दूसरे राज्य की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो क्या हमारी कैटेगरी चेंज हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है, खासकर स्टेट यूनिवर्सिटी में। सेंट्रल में ऐसा नियम नहीं होता है, क्योंकि मान लीजिए अगर आप बिहार के रहने वाले या बिहार की रहने वाली हैं और आप दिल्ली के किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में अप्लाई करती हैं और आप मान लीजिए ओबीसी कैटेगरी में हैं, तो आप दिल्ली में भी ओबीसी कैटेगरी में ही काउंट होंगी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है। मान लीजिए आप क्या बोलते हैं, कलकत्ता की रहने वाली हैं, पश्चिम बंगाल की, आप एससी कैटेगरी में हैं, आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करती हैं तो आप एससी कैटेगरी में ही काउंट होंगी। लेकिन यदि मान लीजिए आप बिहार में किसी कैटेगरी में है, एसटी में है या एससी में है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में हो, और आप अगर महाराष्ट्र की किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, कैटेगरी सेम रहेगी। लेकिन अगर आप किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करती हैं तो आपकी कैटेगरी जर्नल हो जाएगी। ठीक है, इसको फिर से समझिए। यदि आप यूपी के, बंगाल के, कहीं के भी रहने वाले हैं, आप कैसी कैटेगरी के हैं, अपना स्टेट छोड़कर किसी दूसरे विश्वविद्यालय में अप्लाई करने के लिए जाते हैं या जाती हैं और आप अप्लाई करते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी, तो आपकी कैटेगरी जनरल में काउंट होगी, अपनी उस कैटेगरी में बाहर निकल जाएगी। ठीक है। लेकिन सेंट्रल में सेम कैटेगरी रहती है। जो आप बिहार में अगर एससी में है तो आप कानपुर में अप्लाई करेंगे तो भी एससी में काउंट होगा। से कानपुर में यूनिवर्सिटी नहीं है सेंट्रल, यूपी में 5 यूनिवर्सिटियां हैं, कहीं में अप्लाई करेंगे आप उसमें माने जाएंगे। ठीक है, ये एक सवाल था जो मैंने आपको बताया, जो आया था, जरूरी सवाल था, और ये नियम यहाँ पर भी लागू होगा। अगर आप त्रिपुरा की यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, मान लीजिए महाराष्ट्र में कहीं रहते हैं, बिहार में कहीं रहते हैं, और आपकी कैटेगरी एससी कैटेगरी की है, तो इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते वक्त भी आपकी कैटेगरी एससी ही रहेगी, कैटेगरी चेंजेस नहीं होंगी। और इस कैटेगरी का फायदा आपको मिलेगा 5% का, एंट्रेंस के क्वालिफाई में भी और अप्लाई करते वक्त भी 5% का। यानी कि क्वालिफाई प्रवेश परीक्षा में एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी को रखे गए हैं 45 नंबर, और जो बच्चे अप्लाई करेंगे एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, उनके लिए होनी चाहिए 50% नंबर पीजी के अंतर्गत। ठीक है। अच्छा, सामान्य के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 55 है अप्लाई करने के लिए, और क्वालिफाई के लिए है 50 नंबर। एक और बात इसमें कही गई है, ये बात कही गई है कि इस एडमिशन फॉर्म को वही अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास गेट क्वालिफाई का सर्टिफिकेट होगा, एमफिल कर रहे हैं या कर चुके हैं उसको सर्टिफिकेट हो, स्लेट हो, सेट हो, नेट हो, जेआरएफ हो, चाहे आपका यूजीसी का जेआरएफ है, नेट है, या सीएसआर का नेट जेआरएफ है, और या आप कहीं 1 साल से त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में या त्रिपुरा से संबंधित किसी अन्य विश्वविद्यालय में, किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में त्रिपुरा की 1 साल से कहीं शिक्षक के पद पर नियुक्त हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये क्वालिफिकेशन जो मैंने आपको बताई, यदि इसमें से कुछ भी नहीं है आपके पास तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अच्छा लगा, बुरा लगा, कमेंट करके बताइएगा इस लाइन को, कि अगर आपके पास एमफिल है, नेट है, सेट है, गेट है, जेआरएफ है, 1 साल का टीचर्स का एक्सपीरियंस होल्डर है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो अप्लाई आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और एग्जाम्शन किसी को दिया नहीं गया है, 22-23 का फॉर्म है। गलती से मैंने आपको बताया था 2 अप्रैल, फिर से मैं ठीक कर देता हूँ, लास्ट डेट है इसमें अप्लाई करने की, कहीं 2 अप्रैल दी थी, कहीं 11 थी, हाँ 2 अप्रैल है अप्लाई करने की लास्ट डेट, रात्रि तक।
ठीक है, शाम में ही रात्रि तक का समय दिया गया 2 अप्रैल का, और 11 अप्रैल के आसपास इसमें प्रवेश परीक्षा को लेकर बातचीत कही गई है, या फिर हाँ, प्रवेश परीक्षा को लेकर बातचीत कही गई है 11 अप्रैल को, और एडमिट कार्ड फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आ जाएगा। इसका भी ध्यान रखिएगा, यानी कि 2 अप्रैल को अपना लास्ट फॉर्म जमा करेंगे आप, तो 4 से लेकर 7 तारीख के बीच में कभी आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के अंदर ही होगा, या त्रिपुरा के आसपास के जो सेंटर है वहीं होगा, आपके अपने स्टेट्स में नहीं होगा। ठीक है, एंट्रेंस को लेकर इसमें कहा गया है कि 50 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट, हर क्वेश्चन होगा 2-2 नंबर का, यानी कि शॉर्ट आंसर हो सकता है। एमसीक्यू इसमें स्पष्ट लिखा नहीं है कि एमसीक्यू आएगा या सीबीटी मोड पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। इसमें लिखा है कि दे आर शेल बी 50 शॉर्ट क्वेश्चन इन 2 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 2 मार्क्स का मतलब तो मुझे यही लगता है कि एमसीक्यू ही क्वेश्चन होगा, और इसके बाद जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे उनको सिनॉप्सिस सबमिट करना पड़ेगा, और उसके बाद उनका इंटरव्यू होगा। ठीक है, और ये सब इसमें कहा गया है। और क्या है, सीटें मैं आपको बता दूंगा, ज़्यादा घबराइएगा मत। ठीक है, हाँ, फीस सुन लीजिए। SC ST PWD की फीस है 600 रुपये नामांकन की, और अनरिजर्व EWS OBC नॉन क्रीमी लेयर की फीस है 800 रुपये की, इसका ध्यान रखेंगे। और एंट्रेंस देने के लिए और इंटरव्यू देने के लिए आपको यूनिवर्सिटी में ही जाना होगा। सीट कितने डिपार्टमेंट में आई हैं इसको आप हम जान लेते हैं। ये है ट्राइबल एंड एथिक्स स्टडीज़ 3 सीट है, फाइन आर्ट्स में 5, म्यूजिक्स में 6, इंग्लिश में 3, संस्कृत में 7, रूरल स्टडीज़ में 3, साइकोलॉजी में 9, फिजिकल एजुकेशन में 4, पॉलिटिकल साइंस में 10, फिलॉसफी 3, हिस्ट्री में 4, हिंदी में कोई सीट नहीं है। इसके बाद है हिस्ट्री में 4, एजुकेशन में 4, इकोनॉमिक्स में 5, कॉमर्स में 2, बिजनेस मैनेजमेंट में 6, स्टैटिक्स में 3, फिजिक्स में 6, जोलॉजी में 2, माइक्रोबायोलॉजी में 12, मैथमेटिक्स में 19, फार्मेसी में 3, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT में 7, ह्यूमन साइकोलॉजी में, हाँ ह्यूमन साइकोलॉजी, मुझे लगा पैथोलॉजी होगा लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी है, इसमें ह्यूमन साइकोलॉजी में 2, ज्योग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट 11, इसको लेकर मैं आपसे आगे बात करूँगा 1 मिनट के लिए। फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी में 6, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 3, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में 6, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 2, केमिस्ट्री में 5, केमिकल एंड पॉलीमर इंजीनियरिंग में 1, बॉटनी में 3। मैंने आपसे जो कहा था कि ज्योग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में 11 सीटें में बात करूंगा, इसको लेकर ये है अगर आपने अपना MA, क्योंकि ज्योग्राफी है वो MA में भी पढ़ाई जाती है और MSc में, अगर आपने ज्योग्राफी से अपना MA किया है अप्लाई कर सकते हैं, डेवलपमेंट स्टडीज से अपना MA किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, मैनेजमेंट स्टडीज से किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने डिजास्टर मैनेजमेंट से किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लाइफ साइंस से आपने MA किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बॉटनी से आपने अपना MSc किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इस वाले कोर्स में ज्योग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में 11 सीटें हैं, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट आपके अलाइड डिसिप्लिन में आते हैं, और अलाइड डिसिप्लिन के ये फॉर्मूला बाकी और डिपार्टमेंट में लागू होता है, चाहे आपका केमिस्ट्री हो, चाहे, क्योंकि इसमें विषय है ना ह्यूमन साइकोलॉजी। इस ह्यूमन साइकोलॉजी में चाइल्ड साइकोलॉजी के बच्चे, अडल्ट एजुकेशन के बच्चे, फिजिकल एजुकेशन के बच्चे और साइकोलॉजी के बच्चे और इंक्लूडिंग एजुकेशन के बच्चे सभी अप्लाई इसमें कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और एक और होता है डेवलपमेंट स्टडीज़ और एक होता है पॉपुलेशन स्टडीज़। अप्लाई करना चाहें तो ये बच्चे भी इस विषय में अप्लाई कर सकते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी में। अगर आपको भी ऐसा कोई डाउट है अपने सब्जेक्ट को लेकर तो कमेंट करके अपना MA, MSc, MCOM किस सब्जेक्ट से किया है वो बताइएगा, और किस विषय में अप्लाई करने की आपकी इच्छा है, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, क्या कैटेगरी है, कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपको और डिटेल में उसका जवाब दे दूंगा। आपने वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक और बात कि ऑर्डिनेंस ये बताना इसलिए ज़रूरी है, 1 मिनट में लूँगा, क्योंकि आफ्टर PhD और बिफोर कोर्स वर्क स्टार्ट, PhD में एडमिशन होने के बाद कोर्स वर्क स्टार्ट होने से पहले ये जरूरत पड़ेगी कोर्स वर्क में ऑर्डिनेंस की, कि आपका जो नामांकन हुआ है PhD के किस अध्यादेश के प्रावधान के तहत हुआ है, इसका ध्यान रखिएगा। उसमें क्लियर कट मेंशन है, ये है 2016, 18 लागू नहीं होगा, 20 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 नहीं होगा, 2016 का जो PhD का रूल्स एंड रेगुलेशन है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मौजूद होगा, उसके अकॉर्डिंग एडमिशन के लिए फॉर्म निकाले गए हैं, इसका ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर आपको लगता है आपके साथ कुछ गलत हो सकता है या हो चुका है या होने वाला है तो उसकी कार्रवाई की जो मांग करेंगे इस ऑर्डिनेंस के तहत ही करेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। इसलिए ऑर्डिनेंस के बारे में ज़रूर समझिए, ज़रूर पढ़िए, और जो जानकारी आपको मिलती है खासकर PhD ऑर्डिनेंस को लेकर उसको शेयर करिए आसान शब्दों में अपनी भाषा में, ताकि लोग समझ सकें। क्योंकि PhD में एडमिशन तो सैकड़ों लेते हैं और दिहाई की संख्या में भी बच्चे कंप्लीट नहीं करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि यहाँ प्रेशर होता है डिप्रेशन का, और उसका इलाज असंभव नहीं है लेकिन इतना संभव भी नहीं है। जय हिंद।